हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को पता ही है कि यूजीसी नेट का जो है एग्ज़ाम हो चुका है 2026 जून का। और अभी हम लोग जो है सीजी सेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग अभी जो है जो भी जितने भी लेखक या कवि जो भी रचनाकार हैं उन लोगों के जो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके जो कृति परिचय के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद जी के जीवन परिचय और जीवन कृति परिचय और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, जो कि उन लोगों के मतलब साहित्य में जो जितना भी उनका जो योगदान है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं और उनके जीवन से परिचित होने वाले हैं। क्योंकि प्रेमचंद जी जो हैं बहुत ही मतलब इतने मतलब अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, जो कि आप लोगों को जानने के बाद उन लोगों के मतलब उनसे जो है सम्मान का भाव जो है आप लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी कवि लेखक कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके जो है जो आत्म परिचय है, यानी कि उनकी जो आत्मा मतलब उसका मन जो है किस प्रकार का था और जिस तरह मतलब समाज में उनका जो भी कार्य है किस प्रकार उन्होंने किया, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो हम लोग अभी जो है प्रेमचंद जी के जीवन से हम लोग परिचित होने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों दीक्षा लर्निंग अकेडमी के मंच पर। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद जी के जीवन परिचय। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, और जिसने भी जो है आज पहली बार जो है चैनल पर आया होगा वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आज आगे आप लोगों को जो है सीजी सेट की तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, तो सीजी सेट छत्तीसगढ़ सेट जो है लगभग तो नेट के मतलब लेवल का ही मतलब एग्ज़ाम ही है। मतलब ये राज्य पात्रता परीक्षा है और वो नेशनल ठीक है नेशनल पात्रता परीक्षा है। तो इसमें जो है थोड़ा सा एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो है नेट के बदले जो है थोड़ा सा इसमें इजी आता है। थोड़ा सा पूरा इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है ये। तो इसमें आप लोगों को तैयारी जो है मतलब बराबर, सिलेबस तो सेम ही है, आप लोगों को पता ही है कि सिलेबस एकदम सेम है। ठीक है, तो जो भी नेट की अगर तैयारी दिसंबर की कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और जो भी किसी भी राज्य का सेट जो है, जैसे कि महाराष्ट्र सेट है, बंगाल का सेट है, ठीक है, कर्नाटक सेट, जो भी जहाँ का मतलब बिहार सेट, जो भी सेट है, तो इसमें लगभग जो है हिंदी विषय से जो है कर रहे हैं अगर तैयारी, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। ठीक है, और जिसको भी पीडीएफ की जो है ज़रूरत होगी तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसी में से आप लोग मेरे पीडीएफ को भी ले सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो देखिए प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद मतलब किस प्रकार के व्यक्ति थे और उनके माता पिता कौन थे, उनका जो साहित्यिक परिचय, उनका जो जीवन जो बैकग्राउंड था, यानी कि उनके बारे में जानने के लिए जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि प्रेमचंद मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं। अगर आप लोग उनके बारे में जब भी जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत ही मतलब अच्छे प्रोत्साहन मिलता है उनके जीवन से। ठीक है, क्योंकि उनका वैसे तो सभी का लगभग जीवन संघर्ष में ही रहता है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन में, और उनका जो आत्मिक भाव है, यानी कि उनका जैसे कि व्यक्तित्व कहेंगे हम लोग, व्यक्तित्व बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, जो कि मैं खास तौर से मैं अपने बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है प्रेमचंद की जीवनी। जैसे कि वो अपने जो आसपास रहने वाले कोई जब छोटे व्यक्ति जो थे, यानी छोटे यानी नौकरों को भी जो है बहुत ही मतलब सम्मान की दृष्टि से देखते थे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ नौकर ही नहीं मानते थे, वो लोग हमारे जीवन का ये एक हिस्सा मानते थे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जो है हम लोग को पढ़ना बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। ठीक है, तो प्रेमचंद के जीवन परिचय से हम लोग वाकिफ हो जाते हैं। तो देखिए प्रेमचंद का जीवन परिचय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें जीवन परिचय। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए 1880 जुलाई 31 जुलाई लम्ही ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये लम्ही लिखा है, लम्ही ग्राम है। ठीक है, लम्ही है, तो लम्ही ग्राम वाराणसी में हुआ था। और उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। धनपत राय उनका मूल नाम था, जो कि बाद में उन्होंने जो है प्रेमचंद कर लिया। लेकिन प्रेमचंद नाम किसने मतलब उन्हें जो है
रखने के लिए बोला था। तो प्रोत्साहन किसने दिया था, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए और उर्दू सबसे पहले वो तो उर्दू में ही पढ़ाई लिखाई भी करते थे। ठीक, तो उर्दू और सबसे मतलब रचना भी उन्होंने सबसे पहले उर्दू में ही किया, तो नवाब राय के नाम से उन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन कुछ विवादित उनका जो ग्रंथ मतलब रचनाएं हो गई, तो इसके बाद उन्होंने जो है अपना नाम जो है परिवर्तन कर लिया प्रेमचंद। और हिंदी में जब उन्होंने मतलब लेखन कार्य किया, तो उसमें जो है प्रेमचंद उपनाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, उनके देखते हैं उनके माता पिता कौन थे। देखिए पिता, देखिए पिता अजायब राय, और कहीं कहीं पर अजायब लाल भी मिलता है। ठीक है, अजायब लाल, तो आप लोग कंफ्यूज ना होकर कहीं पर अगर अजायब लाल या अजायब राय में दोनों में से कोई भी होगा, दोनों तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो उनकी माता कौन थी, माता थी आनंदी देवी, और उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी, लालपुर में हुई थी, मदरसे से शुरू हुई थी। और सबसे पहले मैंने तो बताया ही था। ठीक है, पहले उर्दू में ही पढ़ाई होती थी, तो उर्दू फारसी में उन्होंने जो है शिक्षा प्रारंभ की। और देखिए एक मिनट, देखिए 13 वर्ष की आयु में उन्होंने देखिए 1993 में जो उर्दू के उपन्यास था, क्या था, तिलस्मी होशरुबा। तिलस्मी होशरुबा ये उपन्यास है जो कि उर्दू में था, और उसका 17 भाग जो थे उन्होंने पढ़ डाले। और रतन नाथ सरसार और मिर्जा हादी रुशवा, मौलाना सरद के उपन्यास से भी परिचित हो गए। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि उनका जो था। ठीक है, और उन्होंने जो है बहुत सारी रचनाएं को जो है एक ही दिन में पढ़ लेते थे। और उनका पढ़ने में जो है बहुत ही मतलब रुचि मतलब मन था। ठीक है, और देखेंगे आगे हम लोग। अब देखिए 15 वर्ष, देखिए हाँ, अब देखिए 15 वर्ष की आयु में उन्हें, देखिए 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। ठीक है, और 1900 आयु में देखिए, हाँ 16 वर्ष की आयु में क्या हुआ, उनका पितृवियोग हुआ। ठीक है, तो उनकी जो विवाह जो है उन्होंने 2 बार किया था विवाह। ठीक है, तो विवाह 2 बार हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उनका विवाह सबसे पहले जो हुआ था 1997 में हुआ था, सॉरी 1897 में हुआ था। और उनके परिवार में जो है उनके पिताजी का भी जो है 2 बार विवाह हुआ था, तो उनके सौतेले भाई, 2 सौतेले भाई थे। ठीक है, और सौतेली माँ भी थी, और उनकी पत्नी थी। ठीक है, ये पहली पत्नी थी। ठीक है, और गांव में रहकर जो है गुजारिश के लिए वो क्या करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, और 5 मील पैदल चलकर जो है उन्हें पढ़ने जाते थे। ठीक है, और रात को कुप्पी जलाकर पढ़ते थे, यानी कि कुप्पी जो पहले जो मतलब तेल से जो जलाया जाता था उसको कुप्पी बोलाते हैं। ठीक है, उसको जलाकर मतलब दिन भर मतलब ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल जाते थे, घर का काम में भी हाथ बढ़ाते, ऐसा मतलब वो खाली नहीं बैठते थे। और रात को जब सब मतलब सब तरफ जब जैसे सुनसान शांत वातावरण जब हो जाता था, तो क्या करते थे, कुप्पी जलाकर जो है वो पढ़ते थे। ठीक है, अब देखिए कठिनता से, अब देखिए कितने कठिनता से उन्होंने पढ़ाई भी किया है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, कठिनता से कॉलेज में प्रवेश किया, यानी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा संघर्ष में जो है उनका जीवन रहा। और गणित में जो है 2 बार फेल भी हो गए। ठीक है, और शहर में रहने लगे, और 5 रुपये मासिक कीमत पर वकील के बेटे, यानी वकील साहब के बेटे को पढ़ाते थे 5 रुपये वेतन लेकर। और अस्तबल के ऊपर जो है कच्ची कोठरी में रहते थे, यानी अस्तबल के ऊपर जो कच्ची कोठरी थी उसमें मतलब कम किराया था उसका, इसलिए वो वहाँ पर रहते थे। और गोरखपुर में जो है उनका बुद्धिलाल बुक सेलर, यानी जो बुक स्टोर का जो मालिक था, ठीक है, बुद्धिलाल था। और वो क्या करता था, उनसे जो उन्होंने मतलब उनकी बातचीत ऐसी हुई कि उनकी जो कुंजी यानी उत्तर पुस्तिका जो अभी जो मतलब होता है उस समय कुंजी वही थी। ठीक है, तो उसको जो है छात्रों को बेचकर क्या किया उन्होंने, उपन्यास, उनके दुकान में बैठकर उपन्यास पढ़ने की उन्होंने सुविधा पाई, यानी उपन्यास पढ़ते थे, यानी वो मतलब बदले में उन्हें जो है पैसा नहीं चाहिए, बदले में वो उपन्यास पढ़ने के लिए मतलब डिमांड किया थे। ठीक है, देखो 1898 में जो है बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, और द्वितीय श्रेणी में जो है उन्होंने मैट्रिक पास किया। ठीक है, देखिए मैट्रिक पास किया द्वितीय श्रेणी में उन्होंने मैट्रिक पास किया। मतलब इतना संघर्ष के बावजूद भी उन्होंने जो है मैट्रिक पास द्वितीय श्रेणी में किया, क्योंकि उस समय में भी उस समय में जो है द्वितीय श्रेणी में भी बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अभी तो थोड़ा सा सरल भी हो गया, उस समय थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट वो लेवल रहता था। ठीक है, देखिए
हाँ, एक मिनट। अब देखिए, एक स्कूल में जो है हेडमास्टर की सहायता से क्या किया उन्होंने, 18 रुपये जो है मासिक वेतन पर उन्होंने स्थानीय विद्यालय में जो है शिक्षक नियुक्त हुए थे। 18 रुपये मतलब मासिक वेतन उन्होंने लिया और मतलब अध्यापन का कार्य किया, जो शिक्षक का कार्य वहाँ पर किया, ठीक है। और गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल बहराइच में 20 रुपये मासिक पर उनको नौकरी भी मिली, ठीक है। और 1904 में उन्होंने क्या किया, हिंदी व उर्दू व हिंदी में वर्नाकुलर ओरिएंटल इलाहाबाद, देखिए वर्नाकुलर ओरिएंटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास किया। यानी कि उन्होंने जो है वर्नाकुलर यानी जो भाषिक यानी जैसे लैंग्वेस्टिक होता है ना, विषय का जो परीक्षा होता है उसी में जो है हिंदी उर्दू व जैसे हिंदी उर्दू फारसी ऐसी, ठीक है, उसी में जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो है पास किया था। और 1905 में उन्होंने जो ट्रेनिंग कॉलेज, जैसे कि अभी के समय में जो है बीएड डीएड होता है स्कूल में पढ़ाने के लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक उसी प्रकार जो है ट्रेनिंग कॉलेज से उनको सर्टिफिकेट मिला स्कूल में पढ़ाने के लिए, ठीक है। और 1906 में जो है उन्हें बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। अब उनका भी विवाह जो है 2 बार ही हुआ था, आपको पता ही है। शिवरानी देवी जो कि जिनका उपन्यास जो है प्रेमचंद घर में, सॉरी जीवनी प्रेमचंद घर में, ठीक है, प्रेमचंद घर में लिखा था शिवरानी देवी ने। और उन मतलब बाल विधवा थी वो शिवरानी देवी। मतलब अब देखिए उनका जो व्यक्तित्व है, मतलब वो उस समय में जो है बाल विधवा को का मतलब चेहरा भी देखना जो है अशुभ माना जाता था। लेकिन वो ऐसे जो दकियानूसी बातों पर जो यकीन नहीं करते थे, और वो खुद उन्होंने ही जो है बाल विधवा के साथ जो है विवाह करके मतलब समाज में जो है उनका जो है एक प्रतिष्ठित स्थान दिया उनको। क्योंकि जब भी हम लोग जैसे कि एक जने को कुछ भी करते देखते हैं तो दूसरा जो है उससे प्रभावित हो जाता है, तो उसी प्रकार जो है धीरे धीरे अभी चलन में हो गया कि विधवा विवाह, ठीक है। लेकिन नहीं तो पहले जैसा था कि जिसका पति अगर मर जाता था उसके बाद जो है उसे सती यानी कि उसी की चिता में जो उसको जलाया दिया जाता था, ठीक है। तो ये तो बहुत सारी चर्चा है, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको छोड़िए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए बाल विधवा से, हाँ, शिवरानी देवी से विवाह किया, ये तो ठीक है। 1909 में जो है 3 वर्ष तक बस्ती में, कहाँ पर किया था, 1909 में 3 वर्ष तक बस्ती में सरकारी स्कूल में जो अध्यापन का कार्य किया था, ठीक है, पढ़ाया था। 1910 में अंग्रेजी दर्शन फारसी इतिहास से इंटर पास किया। यानी कि उन्होंने 1910 में भी जो इंटर पास किया, यानी कि अभी के समय में इंटर किसको कहा जाता है, जैसे कि +2 का होता है जो एग्ज़ाम, यानी कि 12वीं का होता है, तो उसी को इंटर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 1919 में इलाहाबाद से बीए पास किया, ठीक है। कहाँ से बीए पास किया, ये याद रखने वाली बात है कि 1919 में उन्होंने इलाहाबाद से बीए पास किया और गोरखपुर, कानपुर, बनारस में अध्यापन का कार्य किया। यानी उन्होंने किस किस जगह पर जो अध्यापन का कार्य किया था, गोरखपुर में किया था, कानपुर में किया था और बनारस में किया था। और शिक्षा विभाग में जो है इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए, ठीक है। और 1936 में जो है प्रेमचंद की मृत्यु बनारस में हुई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1936 में। गोदान उपन्यास जो वो भी आया था 1936 में। और उनका और एक उपन्यास जो कि मंगलसूत्र, वो जो कि अधूरा रह गया था, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उनके साहित्यिक परिचय हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 1907 जो है, 1907 में, अब देखिए एक मिनट, 1907 में उर्दू में कहानी लेखन जो है प्रारंभ किया। मतलब सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि उन्होंने उर्दू में ही जो है लेखन कार्य प्रारंभ किया था। तो 1907 में उन्होंने जो है उर्दू में लिखना प्रारंभ किया, क्या, कहानी लिखना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उर्दू कहानी जो है उन दुनिया का अनमोल रत्न, जो कि हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये देखो 1907 में जमाना पत्रिका, ये पत्रिका का नाम भी याद रखना है, जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और 1907 में जो उर्दू कहानी थी, ठीक है। और डॉक्टर नगेंद्र उनकी पहली कहानी किसे मानते हैं, देखिए सौत को मानते हैं, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये जो है उनकी पहली कहानी मानते हैं। कौन मानते हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, ठीक है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या मानते हैं, पंच परमेश्वर को उनकी प्रथम कहानी मानते हैं, ठीक है, जो कि 1916 में प्रकाशित हुआ था, उनको प्रथम कहानी वो मानते हैं, ठीक है। और प्रेमचंद नाम से
पहले हिंदी कहानी जो है बड़े घर की बेटी, जिसके नायिका का नाम क्या था, आनंदी था। आनंदी किसका नाम था, उनकी माता का नाम भी आनंदी देवी था। ठीक है, ये मतलब याद रखने वाली बात है। ठीक है, बड़े घर की बेटी, जो कि ये हिंदी कहानी है, यानी कि उर्दू में लिखने के बाद उन्होंने जो है हिंदी में भी लिखना प्रारंभ किया। और हिंदी में जब लिखना प्रारंभ किया तो हिंदी का सबसे पहला जो है कहानी कौन सा है, बड़े घर की बेटी। ठीक है, उसका नायिका का नाम क्या था, आनंदी था। 1905 में 1905 से 1909 तक कानपुर प्रवास के दौरान जमाना के संपादक हाँ जमाना के संपादक देखिए, जमाना के संपादक दया नारायण निगम से मुलाकात हुई। कब दया नारायण निगम से उनकी मुलाकात हुई, 1905-1909 में, जो कानपुर प्रवास, यानी कानपुर में जो उन्होंने जो पढ़ाना मतलब पढ़ाते थे, उसी दौरान जो है उनको जो है दया नारायण निगम से मुलाकात हुई थी। और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने के लिए सुझाव भी उन्होंने ही दिया था। किसने दिया था, दया नारायण निगम ने ही दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि देखिए उर्दू में जब लिखते थे तो वो अपने नाम से नवाब राय से लिखते थे, तो अंग्रेज में जो है उनके जो लेखनी को जो है जब्त कर लिया, तो इसी वजह से जो है और बहुत सारे विवाद खड़े हो गए। तो इस वजह से दया नारायण निगम ने उनको जो है सुझाव दिया कि अब जो है उनको नवाब राय के नाम से नहीं लिखना है, उनको प्रेमचंद नाम से लिखना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं के कहने पर ही उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, और 1914 से पूर्व उर्दू में लेखन 1913 से 14 में पहली कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। अब देखिए 1914 से पूर्व उर्दू में लेखन कार्य करते थे, फिर 1913 से 14 के बाद जो है उनकी पहली कहानी संग्रह जो है सोजे वतन प्रकाशित हुआ। और सोजे वतन की जो 500 प्रतियां जो है जलाई गई थी, किसने जलाई, वो अंग्रेजों ने जलाई थी। ठीक है, और 1914 से प्रेमचंद नाम से हिंदी लेखन कार्य प्रारंभ। तो इस वजह से जो है उनकी जो 500 से ज़्यादा जो प्रतियां जो जलाई गई, किसने जलाया, जो कि अंग्रेजों ने जलाया। ठीक है, और इस वजह से उन्होंने जो है अब उर्दू में लिखना जो है बंद कर दिया और हिंदी में लेखन कार्य किया, और प्रेमचंद नाम भी बदल दिया। ठीक है, नाम भी बदल कर उन्होंने जो है लिखना प्रारंभ किया 1914 में। ठीक है, तो 1914 1915 में देखिए, अब पहली हिंदी कहानी जो है उनकी सौत है, यानी कि हिंदी कहानी, अब नगेंद्र तो सौत को ही अपनी पहली कहानी मानते हैं, लेकिन उनकी जो प्रथम हिंदी कहानी जो है ये सौत है, जो कि सरस्वती पत्रिका में छपी थी। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो 1917 में जो है सप्त सरोज प्रथम हिंदी कहानी संग्रह, यानी कि हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह और उर्दू की प्रथम कहानी संग्रह सब अलग अलग है। तो सोजे वतन जो है ये है उर्दू कहानी संग्रह, और सप्त सरोज जो है ये हिंदी कहानी संग्रह। ठीक है, ये प्रथम हिंदी कहानी संग्रह और वो प्रथम उर्दू कहानी संग्रह। ठीक है, जो कि 1917 और 1907 में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए अब तो 1921 देखिए, मैं महात्मा गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़कर बनारस लौटे। 1923 में बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। अब देखिए, जब उस समय जो है 1921 में असहयोग आंदोलन जो मतलब प्रारंभ तो हो गया था, तो इस वजह से जो है महात्मा गांधी ने सभी को अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ने के लिए तो आह्वान किया ही था। तो इस वजह से प्रेमचंद ने भी अपना जो है नौकरी छोड़कर वो घर लौटकर आ गए थे बनारस में, और वहाँ पर क्या किया था, उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की थी। और 1930 में जो है जनवादी पत्रिका के संपादक के उद्देश्य से हंस पत्रिका का संपादन किया है। देखिए हाँ, 1930 में देखिए जनवादी पत्रिका, अब जनवादी पत्रिका भी ये भी देखिए कौन कौन से पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। हंस पत्रिका का तो किया ही था। जनवादी पत्रिका का संपादन देखिए 1930 में किया था। ठीक है, और उसके उद्देश्य से हंस पत्रिका का संपादन, आर्थिक तंगी के कारण हंस के संपादन का दायित्व किसको दे दिया, देखिए हिंदी साहित्य परिषद को सौंप दिया था। ठीक है, और फिर 50 रुपये के लिए जो है के लिए इसके बाद में जो इसका दायित्व किसको दिया, सस्ता साहित्य मंडल को सौंप दिया था। ठीक है, अब देखिए 1931 में मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, यानी 1931 में भी उन्होंने कौन सा पत्रिका का संपादन किया, मर्यादा पत्रिका। 1930 में जनवादी पत्रिका, 1931 में मर्यादा पत्रिका। ठीक है, और 1932 में जो है जागरण साप्ताहिक पत्र, माधुरी पत्रिका। अब ये देखिए ये भी है, जागरण है, माधुरी है, जनवादी पत्रिका है। ठीक है,
मर्यादा पत्रिका का संपादन किया था। यानी उन्होंने कौन कौन से पत्रिका का संपादन किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ईयर भी लिखना जो है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 1932 में अब उन्होंने क्या किया, जागरण, एक मिनट, देखिए 1932 में जागरण साप्ताहिक पत्र, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है, ये भी दोनों हम लोग का हो गया। और 1936 में देखिए जमानत लगने पर परिषद ने, यानी जिस परिषद को उन्होंने सौंपा था, जो कि हंस पत्रिका का संपादन, मतलब हाँ ठीक है, हंस पत्रिका को जिस परिषद को सौंपा था, उन्होंने जो है उसको बंद करने की योजना बनाई, किंतु पर जमानत लग गई थी ना इसलिए, तो किंतु प्रेमचंद ने जमानत देकर उसे जो है जीवित रखा, यानी उसे छुड़वाकर फिर उसे जो है पुनः प्रचालित किया। ठीक है, और देखिए 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ के अध्यक्ष भी रहे, यानी 1936 में जो है उनकी मृत्यु भी हुई थी और भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग उनके कृति परिचय। कृति परिचय तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेमचंद के जो है उपन्यास तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उनकी कहानी जो है, कहानियाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके उपन्यास जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और उनके उपन्यास जो गोदान है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये तो सभी के ज़ुबान पर, मतलब सभी के ज़ुबान पर, मतलब लगभग ये मतलब सभी इसको उससे परिचित हैं। ठीक है, कहने का मतलब बात है कि देखिए कहानी संग्रह के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कहानी संग्रह जो उनके मानसरोवर जो आई थी, उनमें 300 से अधिक कहानियाँ जो है संकलित हुई थी। ठीक है, और उनका लेख संग्रह, यानी जो लेख भी वो लिखते थे, उसमें कुछ विचार नाम से उन्होंने लिखा था। ठीक है, और उनके नाटक कितने थे, 3 ही नाटक लिखे थे उन्होंने, जो कि संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। संग्राम था 1923, ठीक है, करबला 1924, प्रेम की बेदी 1933। ठीक है, इसको भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे उपन्यास को। ठीक है, तो उपन्यास में सबसे पहले देखिए ये सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन ये इम्पोर्टेंट, ये सभी इम्पोर्टेंट है। देखिए 1918 में प्रकाशित हुआ था, और ये किस समस्या से, मतलब किस समस्या से प्रभावित होकर उन्होंने जो ये उपन्यास लिखे थे, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेवा सदन 1918 में वैश्य समस्या पर आया था, वैश्य समस्या और दहेज प्रथा पर ये आधारित है। ठीक है, और प्रेमाश्रम आया था 1922 में, जो कि किसान जमींदार के संघर्षपूर्ण संबंधों का चित्रण है। ठीक है, रंगभूमि जो कि 1925 उनके त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श है, उसमें किसमें है, रंगभूमि में। और गांधीवाद विचारधारा का चित्रण है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रंगभूमि में जो है 1925 में आया था, जो कि इसमें गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के नज़रिए से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कौन सा उनका जो उपन्यास है, तो ये रंगभूमि है। ठीक है, और कायाकल्प देखिए 1926 में आया था, जो कि योग का अभ्यास, योगाभ्यास और पुनर्जन्म का चित्रण है, उसी में कायाकल्प में। ठीक है, और निर्मला 1927 में, जो कि दहेज प्रथा और अनमेल विवाह। ठीक है, क्योंकि जो उसमें लड़की जो थी निर्मला बहुत ही कम उम्र की थी, और उनका विवाह जो हुआ था बहुत ही, मतलब अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से जो है अनमेल विवाह भी था, और दहेज प्रथा, क्योंकि दहेज ना देने की स्थिति में ही ऐसे विवाह किया जाता है, ये आप सभी जो है भली भांति परिचित हैं। ठीक है, और गवन देखिए, गवन में देखिए 1931 में आया था, जो कि नारी के आभूषण प्रेम की समस्या है। जब किसी लड़की का जो है गवन होता है, गवन यानी जो है शादी के बाद उसका जो ससुराल में जाने का, उसको गवन कहा जाता है। तो उसमें जो है नारी के आभूषण के प्रति जो प्रेम होता है, उसी समस्या को यहाँ पर उठाया गया है। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि देखिए 1933, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार और किसानों के उत्थान आदि का चित्रण है उसी में। ठीक है, और गोदान देखिए, गोदान में कृषक जीवन की समस्याएं, किसानों, मजदूरों और शोषण की कथा का चित्रण। ये गोदान जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब उपन्यास है, और ये हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसमें के बारे में थोड़े से चर्चा करेंगे कि गोदान जो है, गोदान में होरी, धनिया, गोबर जो, और उसकी बेटी सोना और रूपा। ठीक है,
और भी बहुत सारे ऐसे मतलब व्यक्ति थे, बहुत मतलब ये तो थे मेन मतलब कैरेक्टर चरित्र, जो कि और भी बहुत सारे हैं मेन चरित्र, ठीक है। तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो ये गोदान जो है कृषक जीवन के पर मतलब मुख्यतः मतलब आधारित है। उसके जीवन की जो समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है, और किसानों मजदूरों का शोषण भी होता है। मतलब यहाँ पर एक तरह से देखेंगे तो ये गांव में भी गांव में जो कृषक जीवन की समस्याओं के ऊपर भी इसमें समस्याओं को उठाया गया है। और जो शहर में जो है मजदूर जो होते हैं, मजदूरों को भी शोषण किस तरह किया जाता है, इसके ऊपर भी जो है इसके समस्याओं को जो भी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और मंगलसूत्र जो उनका जो अंतिम उपन्यास है, ये उनका अपूर्ण उपन्यास है। ये अधूरा रह गया था क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1936 में। और अमृत राय ने जो है उसको पूर्ण किया। अमृत राय कौन थे? उनके बेटे थे, ठीक है। और 1948 में ये प्रकाशित किया था, ठीक है। एक मिनट, अब इसका जो छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं, जो कि प्रेमचंद को क्या मतलब कहकर संबोधित किया जाता है। देखिए, अमृत राय जो है प्रेमचंद की जीवनी लिखा था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने जो है कलम का सिपाही किसको कहा था? प्रेमचंद जी को, ठीक है। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा था, ठीक है। और 1962 में ये प्रकाशित हुआ था। इसको किसने लिखा था? अमृत राय, उनके बेटे ने। और 1963 में क्या हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस कृति के लिए। किस कृति के लिए? कलम का सिपाही के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, देखिए कलम का मजदूर। अब कलम का सिपाही तो हो गया, उनके बेटे ने कहा था, ठीक है। और कलम का मजदूर किसने कहा था? उसको मदन गोपाल ने कहा था, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी उन्होंने जीवनी लिखी कलम का मजदूर नाम से, और मदन गोपाल। ये कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कलम का मजदूर किसने लिखा था, या फिर कलम का मजदूर किसे कहा जाता है, या फिर किसने कहा था प्रेमचंद को? तो मदन गोपाल जी ने कहा था, और 1965 में जो है इसे प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो ये तो था जो है आप लोग का प्रेमचंद की जीवनी के ऊपर आधारित। और आगे हम लोग जो है देखिए लाइट चला गया है, ठीक है। तो इसकी ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग जो है इसको ठीक है रखते हैं, ठीक है। तब अब जिसको भी ये अच्छा लगा हो वीडियो, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है।